हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू शांगवन स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। वैसे तो मैंने जो पोल डाला था उसमें माफिया स्टोरी के लिए ज़्यादा वोट आए हैं, लेकिन मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनके लिए एक लिटिल स्पेस हस्बैंड की स्टोरी लेके आऊँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को ही मर्ज कर दिया जाए और इन दोनों को मिलाकर एक बहुत अच्छी और प्यारी स्टोरी लेके आई, जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप बता सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस कहानी को डायरेक्ट स्टार्ट करने वाली हूं। मैं इसका कोई छोटा सा टीज़र नहीं दूंगी, नहीं बताऊंगी इसका स्टोरी में आखिर है क्या। आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा कहानी है कैसी। और मेरे अकॉर्डिंग ये कहानी लिटरली बहुत खूबसूरत होने वाली है। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आए। कहानी का नाम है मेरी सैया साइको। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अंधेरी रात को देखते हैं। रात काफ़ी अंधेरी थी, तूफान आ रहा था और बारिश के आसार दिख रहे थे। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। कुछ पेड़ बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, जो कि तन कर खड़े थे वो टूट चुके थे। झुके हुए पेड़ बुरी तरीके से हिल रहे थे। पेड़ों की पत्तियां बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी। वहीं एक सड़क जो कि काफ़ी सुनसान थी, उस पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। रास्ते में कोई भी नहीं था, सिर्फ पेड़ थे। ये इलाका थोड़ा दूर था सिटी से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही, शायद कुछ किलोमीटर। और वहीं उस सड़क पर एक लेडी जो कि भाग रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जो कि ब्लैंकेट से कवर था। वो एक बेबी ब्लैंकेट था। उसने उस बच्चे को अपने उस ब्लैंकेट से पूरी तरीके से कवर कर रखा था। उस लेडी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, या यूँ कहें सारे इमोशन ही ख़त्म हो चुके थे। वो लेडी बस उस बच्चे को एकटक देख रही थी। उस बच्चे को देखते वक्त उसकी आंखों में ना ही ममता थी, ना ही कुछ और। मदर लव जैसे उसके अंदर था ही नहीं। उसके लिए बच्चा शायद उसका बैड लक था। वो उस बच्चे को लेकर जा रही थी। वो बच्चा उस ब्लैंकेट के अंदर बस रो रहा था और अपने हाथ पैर चला रहा था। शायद वो भूखा था। और उस बच्चे की एज ज़्यादा नहीं, बस कुछ हफ्ते थी। वो उस बच्चे को उस बीच सड़क पर लेटा देती है और वहाँ से पलटकर जाने लगती है। उस लेडी ने एक बार भी पलटकर उस बच्चे की तरफ नहीं देखा, जो कि सड़क के बीचों बीच उस बेबी ब्लैंकेट में कवर था। वो बच्चा वहाँ बैठे बैठे रो रहा था। रोते रोते वो अपने हाथ पैर चला रहा था। वो उस ब्लैंकेट को किक करता है, जिस वजह से ठंडी हवा उसको छूने लगती है। उस बच्चे ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। बच्चा पूरी तरीके से नेकेड था और वो बच्चा बस रोए जा रहा था। उसके रोने की आवाज़ उस रास्ते में गूंज रही थी। वहाँ पर कोई कार कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो तूफ़ानी हवाएं थी, साथ में वो कड़कती बिजलियाँ जो उस बच्चे के रोने की आवाज़ से जैसे खुद उसके साथ किसी म्यूज़िक का काम कर रही थी। दोनों की ही आवाज़ें बिल्कुल मिक्स हो चुकी थी। ये समय बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाज़ से हर कोई, वहाँ के मौजूद पेड़ और भी ज़ोर से हिलने लगे थे, जैसे वो उस बच्चे के दर्द को समझ पा रहे हों। वो बच्चा और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, रोते रोते जैसे उसे हिकअप्स आ रहे हों। वहीं उस बच्चे की आंखों से आंसू तो नहीं, लेकिन वो बच्चा फिर भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी वहाँ से कुछ कार्स गुजरने लगती हैं। वो बच्चा अभी भी बस रोए जा रहा था और अब रोते रोते उसकी सांसें जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। वो बच्चा जैसे कि अब अपनी आखिरी सांसों पर आ चुका हो, क्योंकि वो भूखा भी था और साथ में इतना ज़्यादा रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तभी उस बच्चे के पास बिल्कुल सामने, सिर्फ कुछ फिंगर्स की ही दूरी पर, एक कार के ब्रेक लगते हैं। वो कार बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, काफ़ी ज़्यादा डार्क। उस कार का जब काला रंग था, वहीं उसका जो एक डोर था उस पर कुछ
ब्लड के ड्रॉप्स लगे हुए थे, जैसे कि वो कार किसी बहुत भयानक जगह से आई हो। अचानक उस कार का दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ और वहाँ से बड़े ही आराम से उस डोर को पकड़ता है। उसके पैर, जो कि उसके जूते थे, उन पर कुछ ब्लड की ड्रॉप्स थी और साथ में वो ब्लैक शूज़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे थे। वहाँ वो ब्लैक शूज़ जो कि बिल्कुल लेदर के थे, बड़े ही नज़ाकत से उस ज़मीन को छूते हैं और उसके साथ एक पर्सन बाहर आता है जिसकी आंखों पर एक ब्लैक शर्ट था और साथ में उसका वो ब्लैक कलर का अटायर, जो कि उसकी हैंडसमनेस के साथ साथ उसकी क्रुएलिटी को भी पूरी तरीके से बयां कर रहा था। वो पर्सन बड़े ही आराम से बाहर आता है। उसके एक हाथ में एक राइफ़ल थी जो कि बिल्कुल ज़मीन को छू रही थी। वो आदमी चलते हुए सामने आता है। अभी वो बच्चा सड़क पर नहीं बल्कि एक बॉडीगार्ड की गोद में था। वो आदमी उस बॉडीगार्ड के पास आता है, तभी वो बॉडीगार्ड बड़ा ही परेशान होकर कहता है, सर। जो सुनकर वो आदमी अपनी उन खतरनाक आंखों से उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। बॉडीगार्ड डर से अपने सर को झुका लेता है। तभी उस आदमी की नज़र उस बच्चे पर जाती है जो कि ब्लैंकेट के अंदर था। शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये देखकर उस आदमी का दिल, जो कि बिल्कुल पत्थर का था, लेकिन एक बच्चे को देखकर शायद उसके दिल में थोड़ी नरमी आ जाती है और वो उस बॉडीगार्ड को देखकर पूछता है, ये कौन है। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड कहता है, सर हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें यहाँ रोड पर मिला है, जो कि रास्ते के बीचों बीच गिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि कोई इसे छोड़ कर चला गया है। ये सुनकर वो आदमी कुछ करता, तभी अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है, क्या बात है चांग से। जो सुनकर वे चांग से पीछे पलट कर देखते हैं, तभी वहाँ से एक लेडी बाहर आती है जिनकी गोद में एक बच्चा था और वो लेडी बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को लेकर आती है। उसकी गोद में एक और बच्चा था, वो उसकी गोद में 2 ट्विंस थे और साथ में वो बड़े ही आराम से बाहर आती है। वो उस लेडी को इस तरीके से देखकर विचांग से कहते हैं, कांग से आराम से, तुमने अभी इन बच्चों को बर्थ ही दिया है। इस तरीके से खुली हवा में बाहर आना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कांगसे सेरन विचांगसे की तरफ बस देखती है और सामने जाती है। कांगसे सेरन काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड लेडी है, बहुत सादा, या यूँ कहें कि उनके दिल में ममता का पूरा समंदर भरा हुआ है। उनकी नज़र जैसे उस बॉडीगार्ड के हाथ में मौजूद उस बच्चे पर जाती है, उनकी वो नज़रें ममता से भर आती हैं। वो विचांगसे से पूछती है, ये बच्चा कौन है। इस पर विचांगसे कहते हैं, पता नहीं, ये यहाँ रास्ते में मिला है, लगता है कोई इसे छोड़ कर चला गया है। विचांगसे बॉडीगार्ड की बात कांगसे सेरन को बताते हैं। ये सुनकर कांगसे सेरन कहती है, लगता है इसकी हालत ठीक नहीं है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन विचांगसे कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया तो हम भला इसे क्यों पाले, हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन तभी कांगसे सेरन कहती है, मैंने अभी 2 बच्चों को बर्थ दिया है, अगर ये सेम कंडीशन हमारे बच्चों के साथ होती तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ देते। बिल्कुल भी नहीं, हम इस बच्चे को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, इसे चुपचाप लेकर कार में बैठो। ये सुनकर विचांगसे, जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके प्यार के हाथों मजबूर होकर उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। लेकिन गोद में आते ही विचांगसे के दिल में अजीब सी फीलिंग आती है। उन्होंने अभी तक अपने खुद के बच्चों को भी अपनी गोद में नहीं लिया था, लेकिन इस बच्चे को वो सबसे पहले गोद में ले रहे थे। चांग से उस बच्चे की आंखों की तरफ देखते हैं, जो कि अब बंद हो चुकी थी। उसने रोना बंद कर दिया था, कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उसे उसका जो सीना था वो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। इससे पता चल रहा था कि वो बच्चा अभी सिर्फ बेहोश हुआ है। ये देखकर विचांग से कार में बैठ जाते हैं। कांगसे सेरन, जो ऑलरेडी कार में बैठ चुकी थी, कार फिर से टर्न होती है और फिर से उसी हॉस्पिटल की तरफ चलने लगती है जहाँ से अभी वो लोग आए थे। वो लोग वापस उस हॉस्पिटल में जाते हैं और उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं, जो कि बच्चों वाला था। डॉक्टर जैसे ही उस बच्चे की जांच करता है, वो विचांग से और कांगसे सेरन की तरफ देखकर कहता है, लगता है इस बच्चे ने जब से जन्म लिया है,
इसे अच्छे से पोषण नहीं मिला है। ये सुनकर कांग से सरन कहती है इसकी मदर कितनी क्रूअल है। ये सुनकर विचांग से कहते हैं कुछ मदर्स ऐसी ही होती हैं, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कांग से सरन। ये सुनकर कांग से सरन अपनी गोद में मौजूद उन 2 बच्चों की तरफ देखती है जो उनके खुद के थे, जिन्हें उन्होंने बर्थ दिया था। वो अपने उन दोनों बच्चों की तरफ बस देख रही थी। तभी डॉक्टर कहते हैं हमने अभी इसे ड्रॉप लगा दी है, शायद ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ये सुनकर कांग से सरन कहती है इसके पेरेंट्स के बारे में पता करो। ये सुनकर विचांग से कहते हैं मैं कैसे इसके पेरेंट्स के बारे में पता कर सकता हूँ, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर कांग से सरन कहती है मुझे इस बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। ये सुनकर विचांग से कहते हैं फिक्र मत करो। लेकिन तभी कांग से सरन के दिमाग में कुछ और आता है और वो विचांग से की तरफ देखते हैं, जिस पर विचांग से कहते हैं क्या बात है कांग से। इस पर कांग से कहते हैं क्यों ना हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें। वैसे भी आपने कहा कि आप इसके पेरेंट्स के बारे में इस तरीके से पता नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें। वैसे भी हमारे पास 2 बच्चे हैं और हम इसको भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुनकर चांग से कहते हैं पता नहीं ये किसका खून होगा, हम ऐसे कैसे किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। ये सुनकर कांग से सरन बड़ी ही प्यार से चांग से की तरफ देखती है। उनकी वो पपी आइज देखकर वे चांग से अपने सर को हिलाकर कहते हैं तुम इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानती हो। ये सुनकर कांग से सरन कहती है प्लीज़। जो सुनकर विचांग से अपने सर को हिलाकर कहते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम इस बच्चे को रख सकते हैं। ये सुनकर कांग से सरन बहुत खुश होती है। वो जल्दी से डॉक्टर से कहते हैं इस बच्चे की जल्दी से जन्म पत्री बनवाइए, इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए और उस पर पेरेंट्स की जगह हमारा नाम लिखिए। ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। वो विचांग से की तरफ देखते हैं, जहाँ विचांग से बस उन्हें एक नज़र देखते हैं और डॉक्टर उनकी बात मान जाते हैं और उस बच्चे को कांग से सरन और विचांग से के बड़े बेटे के रूप में जगह मिल जाती है। विचांग से पूछते हैं इसका नाम क्या रखोगी तुम। जिस पर कांग से सरन बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है इस बच्चे का नाम मैंने सोच लिया है, इसका नाम होगा शाओजान। इसका नाम होगा विवुशान। ये सुनकर विचांग से कहते हैं विवुशान। जिस पर कांग से सरन कहती है हाँ, वैसे इसका बर्थ नाम तो विंग ही रखूंगी, लेकिन कर्टसी नेम विवुशान होगा। इस सुनकर विचांग से अपने सर को हिलाकर कहते हैं ठीक है। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना था। वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं, जिस पर डॉक्टर 2 और सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और उन पर भी उन बच्चों की सारी डिटेल्स लिखते हैं और फिर वो उनकी तरफ करते हैं और उन्हें बच्चों का नाम लिखने के लिए कहते हैं। जहाँ विचांग से कुछ सोचते हैं और वो एक सर्टिफिकेट पर अपने बच्चे का नाम लिखते हैं जियांग चैन, यानी कि वी चैंग। और फिर वो अपने दूसरे बच्चे का सर्टिफिकेट लेते हैं, उस पर अपने जो बेटी थी उसका नाम लिखते हैं वी यांग और फिर वो उन दोनों सर्टिफिकेट्स को अपने पास ही रख लेते हैं। डॉक्टर ने ऑलरेडी साइन कर दिए थे। फिर विचांग से कांग से सरन की तरफ देख कर कहते हैं क्या आप तुम खुश हो। जिस पर कांग से सरन बहुत बड़ी स्माइल करती है, जिसे देख कर विचांग से के होठों पर भी एक स्माइल आती है। ये देख कर डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अब विचांग से और कांग से सरन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। आखिर ये दोनों है कौन। कांग से सरन जो कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और ये अपने आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी स्किल्स बहुत हाई लेवल की है। ये एक पेंटर है और इनकी पेंटिंग स्किल्स का कोई भी मुकाबला नहीं है। सारी दुनिया इन्हें बहुत बड़े नाम से जानती है। इनका नाम हर जगह फेमस है। और वहीं अगर बात करें विचांग से की, तो विचांग से एक माफिया है और साथ में एक बिजनेसमैन भी। बिजनेसमैन तो सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए ही है, लेकिन रियलिटी में वो एक माफिया किंग है और उनके नाम से पूरा एशिया कांपता है। ऐसा कोई भी इनलीगल वर्क नहीं है जो विचांग से ने ना किया हो।
और सारी दुनिया की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, या यूँ कहें उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वी चांग एक माफिया है। लेकिन उनके नाम से, उनके रुतबे से, उनके ऑरे से हर कोई डरता है। वी चांग अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतने ज़्यादा कि अगर वो चाहे तो वो एक चुटकी में कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। पूरे चाइना में उनका नाम चलता है, उनका सिक्का चलता है। अगर वे चांग किसी की को बर्बाद करने के बारे में सोचे तो वो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में उस इंसान का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। और ये काम उन्होंने बहुत बार करके साबित किया है। और इसका अंदाज़ा आप वैन फैमिली से लगा सकते हैं, जिन्हें वी चांग ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से, क्योंकि वैन रूहान ने कांग सेरन को प्रपोज किया था। वो उसका फर्स्ट फियांसे था। लेकिन वे चांग ने जब कांग सेरन को फर्स्ट टाइम देखा, उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया, जिस वजह से उन्होंने कांग सेरन से मैरिज की बात की। कांग सेरन को भी चांग बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो चुकी है वैन रूहान से। और नेक्स्ट डे कांग सेरन को पता चला कि वैन रूहान की डेथ हो चुकी है, और उनका जितना भी वर्क था वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वैन फैमिली अब नहीं रही, यानी कि वैन फैमिली का नामो निशान तक मिट चुका है। अब आज के टाइम में बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी वैन फैमिली को जानता ही नहीं है कि वैन फैमिली नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी। अगर और इसके बाद कांग सेरन ने वी चांग के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उनसे शादी की। कांग सेरन वी चांग की तरह नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। हालांकि वो जानती है कि वी चांग एक माफिया है, लेकिन उनका एक रूल है कि उन्हें जो करना है वो घर से बाहर कर सकते हैं, और घर के अंदर कोई भी माफिया वगैरह की बात तक नहीं होगी, और खून तक की तो बात ही दूर की बात है। कांग सेरन के सामने बिल्कुल दूध के धुले हुए बनकर आते हैं। भले ही वो बाहर कुछ भी करे, लेकिन घर के अंदर वो बिल्कुल शरीफ हस्बैंड बनकर आते हैं। और कांग सेरन के सामने ऐसी कोई बात नहीं बोलते, क्योंकि कांग सेरन को खून खराबा से सख्त नफ़रत है, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा नफ़रत है। वो अपने हस्बैंड की बॉडी पर, अपने हस्बैंड के कपड़ों पर अगर एक ब्लड की ड्रॉप भी देख लेना तो उस दिन वी चांग घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाते, वो उन्हें घर से बाहर ही निकाल देती है। इस वजह से वी चांग अपनी वाइफ के इस डिसीज़न की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। तो चलिए, मैंने बता दिया वी फैमिली के बारे में, और अब हम इस कहानी को आगे करते हैं। वी चांग और कांग सेरन अपने उन तीनों बच्चों को लेते हैं, जहाँ विंग उनका बड़ा बेटा और उनका जो सेकंड चाइल्ड था जियांग चैन, यानी कि वी चांग, और उनकी जो लिटिल डॉल थी, उनकी जो बेटी थी वियांग, वो उन तीनों को लेकर अपने मैंशन में आते हैं। कांग सेरन बहुत खुश थे। एक सर्वेंट उनका वेलकम करते हैं। कांग सेरन बड़ी ही खुशी से तीनों बच्चों को लेकर आती हैं, जहाँ चांग की गोद में अभी भी विंग ही था। वो विंग को बस देखे जा रहे थे। विंग को होश आ चुका था, और वो अपने उन आँखों से टुकुर टुकुर बस चांग की उन आइज़ में देखे जा रहा था। चांग बस उसे घूर रहे थे, जैसे कह रही हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाओ। लेकिन विंग ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस चांग को देखे जा रहा था। विंग अभी सिर्फ 2 हफ्ते का ही था। तभी विंग अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर कांग सेरन अपने एक बच्चे को वी चांग की गोद में देती है और विंग को लेती है। फिर वो विंग को फीडिंग कराती है, उसे मिल्क फीड कराती है। विंग मिल्क पीकर थोड़ा शांत होता है। शायद उसने फर्स्ट टाइम मदर का मिल्क फीड किया था, क्योंकि उसकी मदर ने तो कभी उसे मिल्क दिया ही नहीं, बल्कि डॉक्टर ही उसका ख्याल रखते थे। और जब उसकी मदर को डिस्चार्ज मिला तो उसने विंग को उस सड़क पर छोड़ दिया। और अभी विंग इस सब के साथ था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था।
और समय इसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कंग से सरन और विचांग से अपने तीनों बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। हालांकि उनके तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, लिटरली बहुत ज़्यादा स्मार्ट। विंग तो अपने उन दोनों बहन भाइयों से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा। विचांग से विंग से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगे थे और इसकी शुरुआत तब हुई जब विंग 5 साल का था। विंग ने 5 साल की उम्र में विचांग से के सामने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि विचांग से समझ चुके थे कि अगर उनके इस बिज़नेस को, उनके इस एम्पायर को, माफिया वर्ल्ड को कोई हैंडल कर सकता है तो वो उनका बड़ा बेटा यानी कि वी वुशियान ही है। क्योंकि विंग इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसकी स्मार्टनेस का कोई तोड़ नहीं था। अभी विंग सिर्फ 5 साल का था और वो अपने सामने बैठे बस लैपटॉप को देखे जा रहा था। विंग की फिंगर्स लैपटॉप पर चल रही थी फुल स्पीड में। विंग लैपटॉप को चला रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल फोकस थी, ना कोई इमोशन थे, फेस बिल्कुल काम था। देखने में विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके लिप्स के नीचे छोटा सा मॉल था, उसकी वो सिल्वर आइज जिनमें कोई भी भाव नहीं थे। विंग लैपटॉप को चलाते चलाते अचानक एक बटन को प्रेस करता है। तभी चांग से ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसने किया ये सब? और ये सुनते ही विंग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है, लाइक स्मोक। अभी वो सिर्फ 5 साल का था। तभी विचांग से अचानक से अपने लैपटॉप में कुछ और नोटिस करते हैं और विचांग से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनका लैपटॉप लिटरली हैक हो चुका था और विचांग से उस हैकर को ढूंढ रहे थे। उनका लैपटॉप अभी कुछ सेकंड पहले ही हैक हुआ है, जी हाँ, और उनका डाटा कोई अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये चीज़ देखकर चांगसे का दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि वी चांगसे का लैपटॉप लिटरली बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला था। किसी ने उसे हैक किया, उसका डाटा चुरा रहा है और ये चीज़ वी चांगसे के लिए बहुत बड़ी थी। चांगसे बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तभी कांग से सरन वहाँ आकर कहते हैं, क्या हुआ, किस लिए इतना चिल्ला रही हो, आखिर ऐसा कहाँ पहाड़ टूट गया? जिस पर चांग से अपने लैपटॉप को कांग से सरन की तरफ घुमा कर कहते हैं, देखो किसी ने मेरा लैपटॉप हैक कर दिया है और अब वो मेरा डाटा चुरा रहा है। ये सुनकर चांग से सरन कहती है, तो किसी हैकर को बुला लो। इस पर चांग से कहते हैं, मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया है, मेरे पास बेस्ट हैकर्स की टीम है और वो अब इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। ये सुनकर कांग से सरन अपने सर को हल्का सा हिलाकर कहते हैं, लगता है कोई बहुत प्रोफेशनल हैकर ये कर रहा है। ये सुनकर चांग से बस अपने सर को हिलाते हैं। तभी वहाँ पर किसी की बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट वॉइस आती है, फादर। और ये सुनकर चांग से उस तरफ देखते हैं जहाँ उनकी बेटी आराम से अपने कपड़ों को संभालते हुए स्टेयर से उतर रही थी। उसके फेस पर बहुत सारा मेकअप था जो कि अभी कांग से सरन ने ही किया था, उसे लिटरली गले रूप में तैयार करने के लिए, क्योंकि कांग से सरन अभी किटी पार्टी में जाने वाली थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी भी उनकी तरह ऐसी चीज़ें देखे, एक्सपीरियंस करे, सीखे। लेकिन उनकी बेटी को इन सब में लिटरली कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो करना चाहती थी। चांग से यांग यांग को देखकर कहते हैं, ओह तो तुम आ गई। जिस पर यांग यांग ये चांग से के पास आती है। चांग से उसके फेस को देखकर कहते हैं, तुम्हारे फेस के साथ ही किसने किया है, तुम्हें इतना ज़्यादा मेकअप किसने किया? जिस पर यांग यांग बस अपनी एक डीप शाय करती है, अपनी मदर की तरफ देखती है। ये देखकर वे चांग से कहते हैं, ओह तो ये तुम्हारी मदर का किया धरा है। जिस पर यांग यांग बस फिर से अपने सर को हिलाती है। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और विचांग से के लैपटॉप को देखकर फिर उसमें कुछ टाइप करने लगती है। देखकर विचांग से कहते हैं, यांग ये तुम क्या कर रही हो? मेरा लैपटॉप हैक हो चुका है और ये पता नहीं किस हैकर ने किया है, मेरी हैकिंग की टीम लगी हुई है, तुम कुछ छेड़छाड़ मत करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर यांग बस अपने फादर की तरफ देखती है और फिर अपने सर को हिलाती है और फिर से उस लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगती है। उसकी फिंगर्स भी लैपटॉप पर काफ़ी फास्ट मूव कर रही थी। ये देखकर विचांग सर कांग से सरन एक पल के लिए तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी भी फिंगर बहुत स्पीड से चल रही थी। तभी वहाँ पर जैंग चैन आता है। वो ये देखकर अपने सर को हिलाकर कहता है, फिर से स्टार्ट हो गए। और ये बोलकर वो अपने सर को हिलाकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उससे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं यांग अपने उस लैपटॉप में बस अपने फिंगर को टाइप कर रही थी। तभी
कुछ देर बाद वो किसी बटन को प्रेस करती है और अपने फादर को दिखाती है जहाँ हैकिंग रुक चुकी थी और डाटा हालांकि वापस तो नहीं आ रहा था लेकिन हैकिंग रुक चुकी थी। देखकर विचांग से कहते हैं कि तुमने किया। इस पर यांग बस एक स्माइल करती है। विचांग से पूछते हैं ये सब तुमने कैसे किया, जिस पर यांग कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये हैकर कौन है। ये सुनकर विचांग से उसकी तरफ अपने उन क्यूरियस आइज से देखते हैं, जिस पर यांग बड़े ही आराम से चिल्लाती है ब्रदर। और जैसे ही वो चिल्लाते हैं जांग चैन कहता है हेलो मैं यहाँ पर हूँ, जिस पर यांग उसे इग्नोर मार कर कहती है ब्रदर वी गगा। और ये सुनते ही विंग आराम से अपने लैपटॉप को लेकर नीचे आता है। उसकी आंखों में लिटरली थोड़ा सा एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था। वो यांग के पास आकर उसके एक कान को खींच कर कहता है तो ये तुमने किया है यू लिटिल मॉन्स्टर। और ये सुनते ही यांग बस अपने उस कान को देखकर थोड़ा सा चिढ़कर कहती है गगा बस कीजिए आपने लिटरली अपने स्किल की प्रैक्टिस के लिए फादर का लैपटॉप हैक कर लिया। ये सुनकर विचांग से की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कांग से सरन भी बड़ी बड़ी आंखें कर विंग की तरफ देखते हैं, जिस पर विंग अपने फादर की तरफ देख कर कहता है हाँ फादर। जिस पर चांग से विंग को लिटरली अपनी गोद में उठाकर कहते हैं तो तुमने मेरा लैपटॉप हैक किया था। जिस पर विंग कहता है बस कुछ टाइम के लिए मैं आपके इस लैपटॉप का डाटा वापस करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस लिटिल मॉन्स्टर ने मेरी उस हैकिंग को रोक दिया। ये सुनकर चांग से पूछते हैं तुम दोनों ने हैकिंग कब सीखी। जिस पर जियांग चैन जो अपने मुंह में ब्रेड लेकर आ रहा था वो चबाते हुए कहता है स्कूल में और करने क्या जाते हैं फादर। ये सुनकर विचांग से जियांग चैन की तरफ देखकर कहता है और तुमने भी हैकिंग सीखी है। जिस पर जियांग चैन कहता है मुझे इन बकवास स्किल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर विचांग से फिर से अपने उन दोनों बच्चों की तरफ देखते हैं। जियांग चैन ये देख कर कहता है हाँ फिर से स्टार्ट हो गए। और ये बोलकर अपनी मदर के पास जाकर कहता है मदर आपको किटी पार्टी में लेट हो रहा है। ये सुनकर मैडम वी कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो यांग की तरफ देख कर कहते हैं तुम यहीं रहो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर यांग इरिटेट होकर कहती है मदर मुझे नहीं जाना। ये सुनकर कांग से सरन उसे घूर कर देती है। तभी विचांग से कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, थोड़ा गर्ल की तरफ ही रिएक्ट करा करो। ये सुनकर यांग बस अपने उन कंधों को शेक करती है। वैसे मैं बता दूं ये एक ओमेगा वर्स है और इसमें विचांग से के तीनों बच्चे लिटरली तीनों के तीनों अल्फा हैं, कोई भी ओमेगा नहीं है। हाँ तीनों के तीनों अल्फा हैं। और अभी वो अपने उन तीनों अल्फा को देख रहा था अजीब नजरों से। विचांग से आराम से सोफे पर बैठकर अपने उन बच्चों को देखता है। तभी वो यांग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें जाना चाहिए। जिस पर यांग कहती है पर मैं एक अल्फा हूँ। जिस पर विचांग से कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है तुम एक लड़की भी हो। जिस पर यांग बस अपने उस मुंह को बनाती है। तभी विंग अपने फादर के लैपटॉप को देखता है, फिर से कुछ टाइप करने लगता है, जो देखकर विचांग से कहते हैं अब तुम क्या कर रहे हो। जिस पर यांग कहती है डाटा वापस। ये सुनकर विचांग से बस अपने सर को हिलाते हैं। विंग फिर से डाटा वापस कर लेता है। विचांग से अपने ऑफिस में फ़ोन करके हैकर्स को मना कर देते हैं। हालांकि हैकर कुछ कर तो नहीं पाए थे क्योंकि उनके बच्चे लिटरली बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। ओ जीनियस से भी कुछ कदम ऊपर ही बन चुके थे। चांग से उन्हें देख कर कहते हैं अभी सिर्फ तुम 5 साल के हो और तुम दोनों की हरकतें ऐसी है और अगर तुम बड़े होगे तो पता नहीं क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा शार्प है। ये सुनकर दोनों के ही चेहरे पर बस स्माइल आते हैं। वहीं जांग चैन अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। ये देखकर वे चांग से कहते हैं तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए। इस पर जांग चैन उन्हें देखकर कहता है मैं सीख तो रहा हूँ। इस पर चांग से पूछते हैं क्या। जिस पर जांग चैन आगे आता है, विंग को उठाता है और सीधा ज़मीन पर फेंक कर कहता है मैं टाइक्वांडो सीख रहा हूँ और साथ में मार्शल आर्ट भी, और मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए इन दोनों को चूज़ किया है। यह सुनकर विंग उठता है और फिर जांग चैन के ऊपर अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करने लगता है। उन दोनों को इस तरीके से लड़ता देखकर जांग चैन के उस ब्रेड पीस को उठाती है, उसके दूसरे साइड से खाते हुए कहती है इंटरेस्टिंग। और ये बोलकर वो बड़े ही आराम से ये सब देख रही थी। तभी कांग ससरन
जो कि लिटरली तैयार होकर नीचे आ रही थी, वो देख कर कहती है, यांग यांग ब्रेड खाना बंद करो, तुम्हारी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर यांग अपनी मदर की तरफ देख कर कहती है, वाओ मदर, यू लुकिंग गॉर्जियस। और ये बोलकर वो उस ब्रेड के पीस को अच्छे से च्यू करने लगती है। वहीं कांग से सरन नीचे आती है, उसके हाथ से ब्रेड लेती है और फिर विंग और जियांग चैन को एक दूसरे से अलग करके उन दोनों को थोड़ा डांटते हुए कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, अपनी उस शर्ट को थोड़ा ठीक करते हुए उसके ऊपर उन इनविजिबल डस्ट को क्लीन करते हुए, स्टार्ट इसने किया था मदर। ये सुनकर कांग से सरन एक नज़र जियांग चैन की तरफ देख कर कहती है, आचिंग, जिस पर आचिंग कहता है, मैं तो अपनी स्किल्स दिखा रहा था। ये सुनकर कांग से सरन बस अपने आँखों को रोल करती है और फिर यांग का हाथ पकड़ती है, उसे अपने साथ खींचते हुए कहती हैं, चलो मेरे साथ। जिस पर यांग चिल्लाते हुए कहते हैं, मदर मैं एक अल्फा हूँ। जिस पर कांग से सरन कहते हैं, हो तो एक लड़की ही ना, और वहाँ पर शायद तुम्हें कोई ओमेगा मिल जाए। ये सुनकर यांग चिल्ला कर कहते हैं, कोई बचाओ मुझे। लेकिन उन तीनों में से कोई इसकी हेल्प नहीं करता और कांग से सरन उसे अपने साथ खींचते हुए वहाँ से लेकर चली जाती हैं। वहीं उनके जाने के बाद विचांग से के फेस, जो कि थोड़ा स्माइल कर रहा था, वो फिर से सीरियस हो जाता है। वो जियांग चैन और विंग की तरफ देख कर कहता है, तुम दोनों इधर आओ। जिस पर वो दोनों अपने फादर की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल किसी सोल्जर की तरह खड़े होते हैं। उन्हें देखकर विजांग से कहते हैं, आज से मैं तुम दोनों की ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर दोनों के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। विजांग से कहते हैं, आज से तुम लोग फाइटिंग और हैकिंग यानी कि हर एक स्किल्स को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखोगे। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है फादर। इस पर विजांग से बस अपने सर को हिलाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी स्किल्स को और भी ज़्यादा हाई लेवल का करने के लिए वो उनके लिए बेस्ट ट्रेनर अरेंज करते हैं। और फिर ये कहानी थोड़ी और साल आगे बढ़ती है। अभी 2 साल बीत चुके थे। विंग जो अभी 7 साल का था और इन 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका था। विंग के 15 से ज़्यादा ट्रेनर चेंज हो चुके थे, क्योंकि वो हर स्किल को कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे से मास्टर कर लेता था और अपने हर ट्रेनर को सरपास कर देता था। जिस वजह से विचांगसे को उसके लिए और भी बेहतर ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती थी। और अभी विंग बस 7 साल का था और वो अपने स्कूल में मौजूद था, जहाँ उसके सामने बहुत सारे बच्चे थे। विंग को वो घेर कर खड़े थे, क्योंकि विंग बहुत स्मार्ट था। इस वजह से क्लास टीचर हमेशा उसकी तारीफ़ करती थी और वो बच्चे इस चीज़ से इरिटेट हो जाते थे। वो भी अपनी तारीफ़ चाहते थे और वो विंग को प्रेशराइज करते थे कि विंग अपनी उन स्किल्स को ना दिखाए, अपनी स्मार्टनेस को छुपाए। लेकिन विंग किसी से डरता थोड़ी ना था, इसलिए वो कभी भी उनकी बात नहीं मानता था। और अब वो इस चीज़ का बदला ले रहे थे। वो विंग को पंच करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक विंग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में विंग उन सबको बहुत ही ब्रूटली हर्ट करता है, बहुत ब्रूटली मारता है, क्योंकि विंग फाइट में एक्सपर्ट बन चुका था। देखा जाए तो एक मास्टर लेवल का बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था और वो उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। विंग की लेग बिल्कुल किसी स्टील की तरह हो चुकी थी। विंग उन पर वार करता है और उनके हाथ पैरों की हड्डियां तक को तोड़कर वहीं पर उन बच्चों को बुरी तरीके से घायल करके छोड़ देता है। एक स्टूडेंट इस बारे में टीचर को रिपोर्ट करने जाता है। टीचर जब तक वहाँ पहुँचती है तब तक ये सारा कारनामा हो चुका था। विंग अपने उन हाथों को साफ कर रहा था। विंग के कपड़ों पर एक सिलवट भी नहीं आई थी और वो बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए थे, दर्द से करहा रहे थे, कुछ बेहोश हो चुके थे, कुछ के मुंह से ब्लड आ रहा था। ये देखकर टीचर विंग को घूरते हुए कहती है, वी वुशान, ये तुमने क्या किया? जिस पर विंग अपने पैंट पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डालकर टीचर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, गलती इन लोगों की है, इन्हें सिखाइए, ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी सिखाने की। और ये बोलकर विंग पलटता है, वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीचर अपने हाथ को बढ़ाती है विंग का कॉलर पकड़ने के लिए। ये देखकर विंग जो कि पीछे पलटने ही वाला था, तभी टीचर का हाथ कोई और पकड़ लेता है। तभी विंग के पीछे उसके ब्रदर और सिस्टर आ जाते हैं। वो लोग पहले ही यहाँ आ चुके थे, लेकिन विंग को फाइट करता देखकर वहीं रुक गए थे, क्योंकि उन्हें पता था विंग को उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी उन्हें इस टीचर को बचाना था, क्योंकि अगर इस टीचर ने विंग को टच किया तो विंग
लिटरली इस टीचर की भी वही हालत करेगा जो उसने अभी इन बच्चों की है। और अभी विंग उस टीचर का हाथ जियांग चैन ने पकड़ा था। टीचर उन दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे हाथ को। जिस पर यांग यांग, जिसने विंग की तरह ही अपने पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाला हुआ था, पैंट पॉकेट में, वो उस टीचर को घूरते हुए कहते हैं, मिस ये गलती मत कीजिए, मेरे ब्रदर बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं और अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अपनी सलामती के लिए थोड़ा गैप बना कर रखिए, क्योंकि मेरे ब्रदर को ये सब पसंद नहीं, किसी ओमेगा का इस तरीके से टच करना। और ये बोलकर वो जियांग चैन की तरफ देखती है। जियांग चैन उस टीचर के हाथ को झटक देता है। टीचर को इतना ज़ोर का झटका लगता है, वो टीचर अपने हाथ को पकड़ लेती है, जिसकी लिटरली जियांग चैन के फिंगर्स उस टीचर के हाथों पर बिल्कुल छप चुकी थी, क्योंकि जियांग चैन ने इतनी स्ट्रेंथ से जो पकड़ा था। टीचर हैरानी से उन तीनों बच्चों की तरफ देख रही थी, जो कि देखते तो सिर्फ 7 साल के थे। विंग उनसे कुछ हफ्तों बड़ा था, क्योंकि विंग जानता था कि वो उनका अडॉप्टेड ब्रदर है, लेकिन विंग के दिल में कोई भी इस तरीके की फीलिंग नहीं थी। विंग इन्हें अपनी फैमिली ही मानता था। विंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, चलो। जिस पर वो दोनों बिल्कुल विंग के बॉडीगार्ड की तरह, एक विंग की दूसरी तरफ, एक विंग के दूसरी तरफ, लेफ्ट एंड राइट और सेंटर में विंग, वो तीनों बड़े ही स्वैग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं टीचर दांत पीसते हुए कहती है, तुम तीनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलकर वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है बच्चों की कंप्लेन करने के लिए। वो इन तीनों की कंप्लेन करती है, थोड़ा रोती धोती है, लेकिन प्रिंसिपल क्या ही कर सकते थे, उनके फादर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। और अभी बच्चों ने सिर्फ यही किया है, अगर उनके फादर होते तो वो इस पूरे स्कूल को ब्लास्ट करा देते। वो फिर उन तीनों बच्चों को बुलाने के लिए कहते हैं। टीचर वहीं अपने उन आंसुओं को पोंछते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल उन्हें पानी का ग्लास देते हैं। उन्होंने भी टीचर के हाथ पर वो निशान देख लिए थे, जो कि जियांग चैन के सिर्फ पकड़ने की वजह से हुआ था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर नॉक होता है। पियोन दोनों उन तीनों स्टूडेंट्स को लेकर आता है, जहाँ पर विंग उनके बीच में था और वो दोनों बिल्कुल विंग के दाएं और बाएं खड़े थे। वो लोग बस उस प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक स्मोक था और वहीं विंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेफ्ट फेस के साथ। विंग प्रिंसिपल की उन आंखों में देखने लगता है। एक पल के लिए तो प्रिंसिपल भी पूरी तरीके से डर से कांप चुका था विंग की सिर्फ देखने से, क्योंकि विंग का सिर्फ देखना ही काफ़ी था उस प्रिंसिपल को डराने के लिए। विंग उस प्रिंसिपल से बिल्कुल अपनी उसी नॉर्मल आवाज़ में कहता है, क्या बात है सर। और विंग के सिर्फ ये कुछ वर्ड्स उस कमरे के माहौल को ही बदल देते हैं। ठंडी हवाएं जैसे चल रही हों, खिड़कियाँ जैसे ही टकराती हैं, यहाँ तक कि वहाँ बैठी हुई वो टीचर भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो डरते हुए विंग की तरफ देखती है। विंग उस टीचर की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। विंग की नज़रें अभी भी प्रिंसिपल पर थी। विंग प्रिंसिपल को देख ही जा रहा था। प्रिंसिपल एक गिलास पानी पीता है, अपने उस सूखे गले को फिर से गीला करता है और थोड़ा खराशते हुए कहता है, वो मैं बोल रहा था विंग, तो तुमने टीचर के साथ बदतमीज़ी की है, ये सही नहीं है बेटा, तो तुम्हें टीचर से माफ़ी। जिस पर विंग अपनी उन नज़रों को थोड़ा बिल्कुल नाक के बराबर तिरछा करके कहता है, क्या कह रहे हैं आप सर, ज़रा क्लियरली बोलेंगे। विंग के बस इतना बोलने से ही टीचर कहते हैं, मैं कह रहा था कि टीचर तुम्हें सॉरी बोलना चाहती है। ये सुनकर टीचर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने सिर्फ विंग के कुछ वर्ड्स की वजह से अपने सेंटेंस को ही चेंज कर दिया। विंग उस टीचर की तरफ देखता है, जिससे वो टीचर भी डर जाती है और वो उठकर कहती है, आई एम सॉरी। जिस पर विंग कहता है फिर वो टीचर की तरफ, फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देख कर कहता है, तो अब मैं चल सकता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ये सुनकर टीचर कहते हैं, जी जी। और ये बोलकर प्रिंसिपल बड़े ही मुश्किल से विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी उस फेस को टर्न होता है और बाहर की तरफ चला जाता है। विंग के ब्रदर और सिस्टर पूरा नज़ारा देखकर आराम से अपने उस भाई के साथ सुकून से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि
उन्हें पता था उनके भाई के होते हुए प्रिंसिपल तो क्या, कोई भी आंख उठाकर भी नहीं देखने वाला। जैसे ही वो तीनों बाहर जाते हैं, प्रिंसिपल धम से चेयर पर गिर जाता है, अपने उन सांसों को संभालता है, उस टीचर की तरफ देखता है जो फेंट होने की कगार पर थे। प्रिंसिपल उन्हें समझाते हुए कहता है, मिस देखिए ये सब ठीक नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप ये सिटी छोड़कर चले जाइए। ये सुनकर टीचर कहते हैं, क्या कह रहे हैं सर, मैं सिटी छोड़कर क्यों जाऊँ, इन बच्चों की गलती है, ये सिर्फ बच्चे ही तो हैं, आप इतना डर क्यों रहे हैं। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं, अगर ये बच्चे ही हैं तो आप इनसे इतना क्यों डर रही हैं, आपकी ज़बान क्यों काँप रही है। सुनकर टीचर कहते हैं, वो तो बस ऐसे मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है, पता है मुझे पता है आपको किस तरीके की ठंड लग रही है। आप जैसी ठंड मुझे भी लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इन तीनों को अपने इस छोटे से स्कूल में एंटर होते हुए देखा था, और उस वक्त वो ठंड बहुत बुरी तरीके से लगी थी। अभी तो सिर्फ ये बच्चे आए हैं, अगर आप इनके फादर से मिल गई तो आपकी क्या कंडीशन होगी, आप सोच भी नहीं सकती। जिनके बच्चे इतने डेंजरस हैं उनके फादर कैसे होंगे, आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर प्रिंसिपल बस उस टीचर को हिदायत देते हैं, नहीं वो टीचर ना चाहते हुए भी उस स्कूल को उसी दिन छोड़ देती है, रिज़ाइन दे देती है, और सिटी को भी छोड़कर चली जाती है। वहीं वीयांग और वीचैंग वो लोग सीधा अपने स्कूल से घर आते हैं, जहाँ कांगसेरन उन्हें देखकर बहुत खुश थी। घर आते ही तीनों बच्चे अपनी मदर से मिलते हैं, कांगसेरन उनके लिए फूड लगाती है। आराम से वो लोग फूड को एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग अपनी स्टडी के लिए चले जाते हैं। ये देखकर कांगसेरन के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है। और वहीं विचांगसे को पता चल जाता है कि स्कूल में क्या हुआ। हालांकि विचांगसे इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी सबक सिखाना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए वो प्रिंसिपल को अच्छे से फ़ोन पर ही समझा देते हैं। प्रिंसिपल तो विचांगसे की आवाज़ सुनकर ही डर से थर थर काँप रहा था, आखिर माफिया किंग से कौन पंगा लेगा। और वहीं विचांगसे उन्हें समझा कर फिर घर आते हैं, जहाँ उन्हें कांगसेरन से पता चलता है कि उनके तीनों बच्चे आराम से अपनी स्टडी कर रहे हैं। ये देखकर विचांगसे भी थोड़ा शांत होते हैं। फिर वो कांगसेरन से थोड़ी देर बात करते हैं और फिर आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तीनों बच्चे आ जाते हैं। खाना खाने के बाद विचांगसे कुछ देर बच्चों से बात करते हैं और उसके बाद बच्चे अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैंने कहानी अभी स्टार्ट की है, अभी हमारा सेकंड मेन लीड की एंट्री बाकी है। आपको एंट्री बहुत ज़बरदस्त मिलेगी और साथ में आपको इसमें बहुत ज़्यादा फन मिलेगा। फनी सीन भी आएंगे और रोमांटिक सीन भी और कुछ डेंजरस सीन भी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आए, क्योंकि ये कहानी लिटरली बहुत खूबसूरत है। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सुनिए ये कहानी मेरे सैया साइको। चलिए मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।